देखिए लास्ट सेशन में हम लोगों ने है ना डेटा शेडोइंग का प्रोग्राम बनाया था, जिसमें हम लोगों ने इंस्टेंस और लोकल वाला वेरिएबल जो था उनका नाम सेम हो गया था, राइट। तो इंस्टेंस और लोकल वेरिएबल जब दोनों का नाम सेम हो गया तो प्रेफरेंस हमारे लोकल वेरिएबल को मिल गया था, है ना। और उस केस में लोकल और इंस्टेंस के बीच में जो कन्फ्लिक्शन होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमने दिस कीवर्ड के बारे में समझा था। दिस कीवर्ड क्या होता है? बेसिकली दिस एक इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल होता है जो करंट क्लास की रेफरेंस आईडी को संभाल के रखता है ना। यहाँ तक हमने इसकी कहानी पढ़ लिया था। म्यूट कर लीजिए भाई सब लोग, ठीक है। तो दो पॉइंट मतलब यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए कि डेटा शेडोइंग क्या होती है, और दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए दिस क्या होता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जब किसी प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल का नाम और इंस्टेंस वेरिएबल के नाम सेम हो जाते हैं तो लोकल वेरिएबल का जो शैडो है वो इंस्टेंस के ऊपर पड़ जाता है, जिससे इंस्टेंस अपनी वैल्यू भूल जाता है ना। इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो अपनी वैल्यू भूल जाता है और प्रेफरेंस हमेशा लोकल को मिल जाता है। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं डेटा शैडोइंग, क्योंकि लोकल वेरिएबल का जो शैडो है वो इंस्टेंस के ऊपर पड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, जब कभी भी डेटा शैडोइंग होती है उस केस में अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है तो उसके केस में दिस का यूज कर सकते हैं। वैसे दिस कीवर्ड क्या होता है? दिस एक कीवर्ड है, एक ऐसा इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल है जो करंट क्लास की रेफरेंस आईडी को संभाल के रखता है ना। तो दिस एक पब्लिक स्टैटिक और फाइनल कीवर्ड है। पब्लिक नो स्टैटिक नहीं है, पब्लिक एंड फाइनल है। पब्लिक, फाइनल एंड दिस, इस तरह से बनाया गया। ये हमारे दिस का सिंटैक्स, बात समझ में आ रही है? तो दिस इंटरनली कहीं ना कहीं पब्लिक एंड फाइनल है। पब्लिक इसलिए है भाई पब्लिक के लिए हर जगह अवेलेबल है। फाइनल है, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो रेफरेंस आईडी है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम वैसे पब्लिक फाइनल को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब कहने का ये है कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते जी, अपने क्लास, अपनी कोई क्लास है, लेट से ए नाम की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट जो है दिस के अंदर आप होल्ड करने लगे, ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट की आईडी को दिस वेरिएबल में संभाल के नहीं रख सकते। आप अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को दिस में नहीं संभाल के रख सकते हो, क्योंकि दिस इम्प्लिसिटली अवेलेबल होता है हर नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर के अंदर। दिस के साथ रिस्ट्रिक्शन है कि दिस कीवर्ड कैन नॉट बी यूज इनटू द स्टैटिक कंटेक्स्ट। स्टैटिक कंटेक्स्ट यानी कि स्टैटिक एरिया, चाहे वो स्टैटिक मेथड हो या स्टैटिक ब्लॉक हो, वहां पे दिस कीवर्ड यूज नहीं होता है। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक एरियाज के अंदर दिस कीवर्ड यूज नहीं होता है। ये नॉन स्टैटिक है, मतलब कहने का एक इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल है जो करंट क्लास की रेफरेंस आईडी को संभाल के रखता है, और ये इम्प्लिसिटली हर नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। ओके, आपने कहा फायदा क्या होता है दिस का। तो दिस का सबसे बड़ा फायदा है डेटा शैडोइंग के केस में इंस्टेंस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना, जो कि हमने लास्ट टाइम पे किया था, ठीक है। तो फर्स्ट यूज ऑफ दिस, मतलब पहले तो हमें दिस के बारे में समझा, फिर हमने उसकी रिक्वायरमेंट को भी समझा लास्ट सेशन में कि वो हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हम नहीं पढ़ते, दिस नहीं होता तो क्या दिक्कत होती। आपने देखा कि डेटा शैडोइंग के केस में अगर इंस्टेंस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है तो उस केस में समस्या आ जाती है। ये स्टूडेंट वाला एग्जांपल देख लो, अगर यहाँ पे हमने दिस लगा दिया, नेम इज इक्वल टू दिस डॉट नेम, तो मतलब ये हो गया कि लोकल वाला नेम दिस डॉट नेम में चला गया। तो दिस डॉट करके अगर कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हम किस वेरिएबल की बात करें? इंस्टेंस वेरिएबल डॉट एज, मतलब जो दिस के थ्रू रेफर होने वाला वेरिएबल है वो इंस्टेंस वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। सिंपल समझ गए? तो ये पहला यूज है दिस का। तो डेटा शैडोइंग और दिस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो किसी का तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे दिस का ही और यूजेस बताऊंगा। तो इसका पहला यूज है कि इन केस ऑफ डेटा शैडोइंग इंस्टेंस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करा देता है। ये इंस्टेंस वेरिएबल है जी, और इसको यूज करो। So it is used to identify the instance variable in case of data shadowing. कंस्ट्रक्टर हाँ सर, दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो क्या कह रहे हो सचिन, क्या कह रहे हो आप? क्या प्रॉब्लम है आपका? सर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट दिस कीवर्ड होता है सर कंस्ट्रक्टर में?
देखिए जो आप बोल रहे हो इस चीज के बारे में मैंने तो अभी कुछ बताया नहीं। पहला कंसेप्ट, पहला कीवर्ड होता है या नहीं होता है, ये सब तो हमने कुछ अब इसके बारे में बात ही नहीं करी है। हमें दिस मतलब ठीक होता है है, सर। हर कंसेप्टर में होता है का मतलब उसे आप यूज कर सकते हो। तो ओके। आप यूज करिए। पहला स्टेटमेंट होता है नहीं होता है, पहला दूसरा वाली बात ही नहीं है अभी कोई, है ना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है वो जो सर। आप पूछ रहे हो वो आगे मतलब कंसेप्ट आएगा। अभी फिलहाल अभी दिस जो हमने पढ़ा उससे ठीक है सर, रिलेटेड कोई ठीक है सर, क्वेरी हो, कोई ठीक है सर। क्वेश्चन है तो पूछिए। सर मेरी क्लास छूट गई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा दिस कीवर्ड कैसा क्या कर सकता है। हम्म मेरी क्लास छूट गई, 2 दिन में फीवर आ गया था तो मैं लिए नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है दिस कीवर्ड है। किस कौन? वीरेंद्र? यस सर। तो वीरेंद्र आप यार बच्चों वाली बात क्यों कर रहे हो आप यहाँ पे? मतलब आपकी क्लास छूट गई है तो इसमें इसमें बस सिंपल सा क्वेरी था कि जी आपको रिकॉर्डिंग देख लेना था। जानते ही हो रिकॉर्डिंग हम आपको दे देते हैं डेली। आपकी क्लास छूट जाती है तो रिकॉर्डिंग सुन लेना चाहिए, यस सर। है। नहीं सर, सुना था अब उसमें क्लियरिटी अभी समझ में नहीं आया था थोड़ा। तो आप दोबारा सुनिए, 3 बार सुनिए, उसके बाद फिर मेरे से बात करिए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो, है ओके ना। सर, ओके सर। ओके सर। तो बाकी सबको समझ में आ रहा है ना कि दिस क्या होता है? ठीक है। दिस एक इम्प्लिसिट यस सर। रेफरेंस वेरिएबल होता है जो करंट क्लास की रेफरेंस आईडी को होल्ड करके रखता है। और अगर दिस नहीं होता तो फिर क्या करना पड़ता? जहां पे भी हमें अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती वहां पे हम ऑब्जेक्ट को भेजते किसी तरह से, जो कि एक कॉम्प्लेक्सिटी, और उसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए दिस कीवर्ड आ गया। दिस कीवर्ड का जो सबसे पहला पहला फायदा है वो है कि डेटा शैडोइंग के केस में इंस्टेंस वेरिएबल को पहचानने के लिए ये मतलब यूज होता है। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द इंस्टेंस वेरिएबल इन केस ऑफ डेटा शैडोइंग। ठीक है। अगला यूज देखिए क्या है। अगला यूज बताने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के माध्यम से आपको अगला यूज बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट नाम की क्लास लूंगा और ये शो नाम का एक मेथड लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने शो ऐसे लिख दिया। ठीक है, और मैंने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के और टी अच्छा मैं अभी क्या करूंगा, एक और क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम ए रख लेता हूँ और उसके अंदर एक डिस्प्ले नाम से मेथड बना लेता हूँ। ठीक है। तो देखिए अभी हमारी क्या ज़रूरत है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। अब जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा कि मैं क्या पूछने जा रहा हूँ। ठीक है। तो वीरेंद्र आप ही बताओ कि मान लीजिए कि मुझे ए क्लास का डिस्प्ले मेथड को टेस्ट क्लास के अंदर से कॉल करना है, तो कैसे कॉल करेंगे? समझ रहे हो? सर इसका ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हैं। किसका ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हैं? का इसका मतलब किसका? इसका सर किसका? ये हम्म, तो इसको सर टेस्ट का वो प्रिंट कराना है क्या सर? ठीक है। हेलो। अब जाने दीजिए, बात खत्म हो गई। अब मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो सुनो। अब मैं प्रीतम से पूछ रहा हूँ। प्रीतम मुझे ए क्लास का डिस्प्ले मेथड टेस्ट क्लास में कॉल करानी, कैसे कॉल कराएं? सर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर हम, ये टेस्ट क्लास के मेन मेथड में सर, फिर उससे कॉल करा देंगे मेथड को। बिल्कुल सही बात बताया आपने। मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके बाद डिस्प्ले मेथड कॉल कर दिया। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, सही बताया आपने। अब देखिए मुझे क्या करना है, अगला चीज, अगला जो चीज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, एक और क्लास बना लेता हूँ बी नाम से। बी क्लास में एक मेथड मैं बनाता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ मेथड। मेथड का नाम ही मेथड है। ठीक है। तो ये जो मेथड नाम की क्लास है, सॉरी मेथड नाम का मेथड है। ठीक है, मेथड नाम का मेथड है, इसका नाम मेथड है। ठीक है। तो ये मेथड नाम के मेथड को मुझे ए क्लास के डिस्प्ले मेथड के अंदर से चलाना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन सुन लेना, फिर आंसर कोई भी वन दे देना, जिससे पूछूंगा वही देगा। बी क्लास का मेथड नाम का जो मेथड है, मेथड नाम का मेथड है, मुझे ए क्लास के डिस्प्ले मेथड से चलाना है। ठीक है।
बी क्लास का मेथड नाम का जो मेथड है मुझे ए क्लास के डिस्प्ले मेथड से चलाना है, और ये बात बताएंगे कौन? ये बात बता देंगे रंजीत। बताओ, रंजीत चोखोटिया बताएंगे। हैं? रंजीत चोखोटिया जी बताएंगे। सर मेरे पहले से ही बहुत सारा क्लास छूटा हुआ है। यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं यही सर एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं कोशिश करता हूँ एक बार। ओके, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए तो मैंने पूछा है। मुझे पता था कि आप ये एसजी कौन है? एसजी कौन है भाई? श्याम गुप्ता। श्याम गुप्ता बताएंगे। श्याम बताइए, श्याम बताइए कि मुझे बी क्लास का, है ना, ये मेथड नाम का मेथड ए क्लास के डिस्प्ले के अंदर से चलाना है, कैसे चलाएंगे? सर हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए में। बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए में, ठीक है। तो ये सही बता रहे हैं प्रशांत? प्रशांत ये सही बता रहे हैं? जी सर, ए क्लास के जो डिस्प्ले मेथड में ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब बी डॉट मेथड फॉलो कर सकते हैं डिस्प्ले मेथड क्लास में। मतलब आपके हिसाब से सही है ना? यही तो बात उन्होंने भी बताया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ सही है गलत है। तो अब कौन बताएगा? अब रंजीत, रंजीत, केवल रंजीत, एक सिंपल रंजीत भी है हमारे पास, वो है कि नहीं है? जी सर, हो सर। हाँ हाँ, बताइए रंजीत। क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर क्लास ए में। बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास ए में। अच्छा, विशाल अभी ज्वाइन किए हैं, तो विशाल आप बताइए कि बी क्लास का जो मेथड नाम का मेथड है ए क्लास के डिस्प्ले मेथड में मुझे चलाना है, तो कैसे चलाएं? सचिन बताओ, सचिन बताओ। हाँ सर। सर ये तो स्टैटिक मेथड है, तो सर यूजिंग क्लास नेम सर। वेरी गुड, वेरी गुड सचिन, मैं खुश हुआ आपके आंसर से, बहुत बढ़िया। क्योंकि स्टैटिक है तो क्लास के नेम से कॉल करा जाए, मेमोरी वेस्टेज क्यों करा जाए, है ना? बाकी लोगों को ये बात कौन समझाएगा? बाकी लोग तो कहते हैं जिन्हें मैं तो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो वो मेमोरी वेस्टेज करेंगे अगर जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो मतलब जी मैं टेस्ट को रन करूंगा तो डिस्प्ले चलेगा, और डिस्प्ले के अंदर से मेथड नाम का मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ओके सर। मेथड नाम के मेथड के अंदर से मुझे ई क्लास का शो मेथड चलाना है, ये कैसे चलाएंगे? ये कौन बताएगा मुझे? ये क्लास का शो मेथड कॉल करना है, मेथड के अंदर मेथड के अंदर से मेथड नाम का मेथड जो बना हुआ है उसके अंदर से ए क्लास का शो मेथड कॉल करना है, कैसे कॉल करा जाए? क्या इसका जो तरीका है? सर उस मेथड में जो है ना इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे एक क्लास का, फिर इसको कॉल कर देंगे एक क्लास का शो को। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे रजनीकांत? सर हम लोग इस एक क्लास का जो है ना उसमें उस मेथड नाम का जो मेथड है उसमें ऑब्जेक्ट बना करके इसको कॉल कर देंगे। नहीं बनाना है ऑब्जेक्ट, अब तो सर बताओ ये कैसे कॉल मतलब हो करेंगे? जाए। नहीं बनाना है सर आप इसको एक्सटेंड कर दो एक क्लास हमने एक्सटेंड पढ़ा नहीं है, इनहेरिटेंस पढ़ा नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है और कॉल करके दिखाना है, कैसे करेंगे? बताइए भाई। किसी क्लास का अगर नॉन स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट से चलेगा, स्टैटिक है तो क्लास के नेम से चलेगा, तो मुझे ना ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है और कॉल करना है। आप एक आज दिस लिख लो, दिस डॉट समथिंग लिख लो। दिस यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? दिस डॉट इसलिए नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बताओ? क्यों नहीं कर सकते दिस डॉट शो? क्यों नहीं कर सकते बताएगी? कोई बताएगा? सर क्योंकि जो करंट क्लास चाहिए ना सर, उसके लिए सर करंट क्लास चाहिए ना। मतलब जो है दिस जो है वो स्टैटिक के अंदर यूज नहीं होता है। कॉल टू दिस मस्ट बी इनसाइड द नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट। ये एरर यही आएगा कि भैया आप दिस को जो है
नॉन स्टैटिक वेरिएबल है उसको स्टैटिक के अंदर ऐसे कॉल नहीं कर सकते हैं। तो बताओ क्या जुगाड़ लगाया जाए कि हो जाए। ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है, क्लास का नाम यूज करना नहीं है, इनहेरिटेंस करना नहीं है, तो फिर क्या करना है भाई? जादू हो जाएगा क्या? कुछ तो होगा जरूर, कुछ तो करना है भाई। कैसे होगा? देखिए एरर आ जाएगा कि भाई नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रेफर इनटू द स्टैटिक कंटेक्स्ट। वैसे भी नॉन स्टैटिक डेटा स्टैटिक के अंदर से कॉल होता नहीं। अरे यार सिंपल सा कहानी है, हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं बट बना बनाया ऑब्जेक्ट भेज तो सकते हैं ना। तो नीचे जो ए क्लास का ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी शो में बनी टेस्ट में बना हुआ है, उसको डिस्प्ले के अंदर से पास कर दें, फिर यहाँ डिस्प्ले के अंदर से रिसीव कर लें। हैं, रिसीव कर लिया तो आप समझ रहे हो ना मैंने क्या किया? वही जो पहले से किया था, ये यहाँ डिस्प्ले में पास करा, ऊपर डिस्प्ले में रिसीव करा, और ये मेथड नाम के मेथड में फिर से भेज दिया, और उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट को ये वेरिएबल में रिसीव कर लिया और ए डॉट शो लिख दिया। बताओ मैंने क्या गलती करी भाई? कोई गलती तो नहीं करी ना? सर स्क्रीन बहुत ज़्यादा डिले चल रही है सर। स्क्रीन बहुत ज़्यादा लेट है? लेट नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट है। अच्छा जी। यस सर। हाँ अभी जी क्या सर दिख रहा लेट है चल रही है सर। अभी सर सर CMD दिखा सर। CMD दिख रहा है सर, नोटपैड दोनों दिख रहा है। CMD में सर कुछ अभी शो सर मेथड आपने डिस्प्ले दिख रन करा है सर शो टू मेथड एरर डिस्प्ले। यही तो दिखना चाहिए, और क्या दिखना टू चाहिए? एरर शो हो रही है। थोड़ी सी टू लेट चल एरर रही है। सर शो हो रही है तो आपका नेट स्लो होगा, हमारा तो सही चल रहा है भाई। शो मेथड और डिस्प्ले ये तीनों चल गया। अगर आप जी सर। सर अभी जो आपने किया उसको सर एक बार फिर से समझा दीजिएगा, हम कैसे पास किए सर। अभी जो सर पास किए सर वो नहीं समझ में आया। नहीं बनाया और ये मैंने अभी शो करा, टेस्ट क्लास दिख रहा है? यस सर जी दिख सर। रहा है। टेस्ट क्लास में मैंने क्या किया है बताइए? टेस्ट क्लास में मैंने क्या किया? टेस्ट क्लास में सर मैन मेथड है और दो आपने एक ऑब्जेक्ट है सर, और कहाँ कुछ है इसमें। ऑब्जेक्ट बनाया है सर आपने। जी यस सर। सर यस सर। तो पहला स्टेप मैंने ये करा, और दूसरा स्टेप मैंने ये करा, इसको ऊपर रिसीव कर लिया। आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ देखिए, यहाँ रिसीव कर लिया। ठीक है, यस सर। जी जी सर। मेथड उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले में ऊपर रिसीव कर लिया। ओके सर। और ऊपर फिर से यहाँ पे रिसीव कर लिया, यहाँ पे फिर से भेजेंगे तो रिसीव कर लिया। ठीक है, यस सर यस सर यस सर क्लियर है सर। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से कॉल करा दिया। कोई दिक्कत? अब रंजीत लाल जी बताएंगे इसको कैसे छोटा करा जा सकता है, और कोई तरीका है छोटा करा जा सकता है? सर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते लेकिन इसको छोटा करना है। हाँ, यार आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी होता है ना किसी मेथड के अंदर, कि नहीं होता? ये बताइए, आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट तो एक हर नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में तो होता ही होता है। किस चीज के फॉर्म में होता है बताइए? सर दिस के फॉर्म में। दिस के फॉर्म में होता है, बिल्कुल। यहाँ पे भेजने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट मत भेजो। आपका ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी होगा यहाँ पे इस मेथड में होगा। किस फॉर्म में होगा? दिस के फॉर्म में होगा। तो यहाँ से क्या भेज दो? सीधे भेज दो दिस। छोटा नहीं हो जाएगा? सीधे दिस को एज आर्गुमेंट भेज दो। यहाँ नहीं समझ में आया?
नहीं समझ में आया? मैंने क्या करा भाई, आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट आपके नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में तो होता ही है ना। तो चूंकि मेथड कॉल हो चुका था किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे, तो आपको ऑब्जेक्ट खुद भेजने की जरूरत क्या थी? आपका ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी इस मेथड के अंदर पड़ा हुआ है दिस के फॉर्म में, नहीं पड़ा हुआ है? बताइए राजेश। हर क्लास का जो कह सकते हो कि रेफरेंस होता है वो दिस के फॉर्म में हर नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में होता ही होता है ना, या नहीं होता है? आप बताइए। होता है सर। होता है तो होता बस है। हो गया, खत्म कहानी। हाँ, दिस को पास कर दिया तो ये दिस का अगला यूज है। तो दिस कीवर्ड कैन यूज्ड एज अ मेथड आर्गुमेंट, इसको हम एज अ मेथड आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट। ऊपर वाली कहानी वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो दिस कीवर्ड के कई यूजेस हैं। ये डेटा शैडोइंग में काम करता है, इंस्टेंस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कराने के लिए, पहला यूज। दूसरा है कि ये आपके मतलब मेथड आर्गुमेंट में भी यूज करा जा सकता है, क्योंकि मैंने कर लिया एज अ मेथड आर्गुमेंट, प्रोग्राम आपको शेयर कर दिया। तो दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड एज अ मेथड आर्गुमेंट इन ऑर्डर टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट। बस। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बिल्कुल एकदम ईमानदारी से पूछ सकते हैं आप। सर हम लोग जो यहाँ बी डॉट मेथड में दिस पास किए हैं उसके बदले वहां पर ए, यहाँ पे ये ए रिसीव कर रहे हैं। भाई दिस मतलब किस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है बताइए जरा? सर करंट क्लास का। करंट मतलब कौन सी क्लास में दिस यूज कर रहे हो? यस सर, ए क्लास में। तो ए क्लास में कर रहे हो तो इसका मतलब दिस इस टाइम पे किसको रेफर कर रहा होगा? ए को सर। तो किसका ऑब्जेक्ट है? ए का ही है ना। तो ए टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर लिया हमने, बिल्कुल सही बात है। यस सर, क्लियर है सर। रेफरेंस वेरिएबल का नाम स्मॉल ए ने लेके कैप कुछ भी ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ये तो नाम कुछ भी हो सकता है, A1 हो सकता है, वो तो कुछ भी रख लो, यहाँ A1 डॉट सो लिख दो। तो ये दिस का फायदा है भाई। पहला यूज जो है जिसका ये है कि इंस्टेंस वेरिएबल के केस, मतलब डेटा शैडोइंग के केस में इंस्टेंस और लोकल के बीच में नेमिंग जो कन्फ्लिक्शन होता है उसको सॉल्व करता है। वो इंस्टेंस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कराने के लिए यूज करा जाता है ना। और दूसरा यूज होता है एज अ मेथड आर्गुमेंट यूज करा जा सकता है। एज अ मेथड आर्गुमेंट करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब एज अ करंट क्लास का ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। चलिए भाई, अगर ये समझ में आ गया तो मैं अगला यूज की तरफ मूव कर जाता हूँ। दिस का तीसरा यूज, दिस का जो अभी तीसरा सर यूज। स्क्रीन आप शेयर किए हुए हैं? हाँ, स्क्रीन शेयर है सर आपके यहाँ से? क्यों? स्क्रीन बिल्कुल शेयर है, कब का शेयर है? सर अभी मैंने स्क्रीन ही क्या नहीं सेलेक्ट दिख किया, रही। कोई मुझे बताए मैंने क्या सेलेक्ट किया है अभी? किसी कुछ सेलेक्ट किया है यहाँ पे? क्लास ए को। ए आपने सर क्लास ए को। बताओ, इतनी तेज चल रही है एकदम, बिल्कुल हाई स्पीड में 5G 6G की तरह है। अब क्या चाहिए और लाइफ में? मेरे यहाँ से 1G का भी नहीं चलता, बेकार में। जब से मुझे स्क्रीन भी नहीं दिखाई। टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करो उसका और उसमें लॉजिक लिखो कि कैसे उसको चलाया जा सकता है। हाँ, क्या कह रहे हो सचिन, कुछ कह रहे हो? नहीं सर, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं जिसका अगला यूज। जिसका जो अगला यूज होता है वो मेथड चेनिंग में होता है। व्हाट इज मेथड चेनिंग? कहते हैं मेथड चेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कॉलिंग मल्टीपल मेथड इन अ चेन ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। क्या आप एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल मेथड को चला सकते हैं? एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे, एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल मेथड को चला देना। जैसे मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए हमारा शो मेथड है, ये मान लीजिए हमारा डिस्प्ले मेथड है, और ये मान लीजिए हमारा मेथड नाम का मेथड है, एक ए नाम की क्लास। ठीक है, एक क्लास में इतने सारे मेथड हैं।
ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे जी लिख देता हूँ, रेफरेंस वेरिएबल को हटा देता हूँ, लिखता हूँ न्यू ए डॉट शो, सॉरी डिस्प्ले, कुछ भी लिख लो, डिस्प्ले लिख लो, शो लिख दो, और फिर डॉट, अच्छा एक मेथड चलाएंगे अगर एक सिंगल एनोनिमस ऑब्जेक्ट पे तो चल जाता है। देखना आप, एनोनिमस ऑब्जेक्ट है ए क्लास का एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट है, टेस्ट क्लास में मैंने बनाया है, और अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पे मेथड चलाऊंगा तो एक सिंगल चल जाएगा। आप देखिए जरा इसे चला के, कंपाइल भी हो गया और ये रन भी हो गया, चल गया ना। लेकिन अगर इसी डिस्प्ले पे डॉट करके मैं शो मेथड चलाऊंगा तो ये नहीं चलेगा, है ना, ये एरर आ जाएगा। ये एरर आ गया। क्या एरर आया? एरर क्या लिखा आया जरा कोई मुझे बताए, अभी आया नहीं है, अब आया। क्या लिखा आया? एरर क्या लिखा आ गया? स्लो चल रहा है सर स्पीड। सर एरर void cannot be डीरेफरेंस्ड। यस सर। सो वाइड कैन नॉट बी डीरेफरेंस्ड, क्या मतलब हुआ इसका? क्यों एरर आ गया? ऐसा आपने सोचा कभी? आप लोगों ने ट्राई किया है ऐसा कभी? सर इसका जो रिटर्न टाइप यदि हम क्लास टाइप का दे दें तो अब क्या है, क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों हो रहा है? सर किसी वाइड किसी चीज को रिटर्न नहीं करता ना, ये है। वाइड कुछ नहीं रिटर्न करता है मतलब सर जो कोई मेथड कॉल होगा किसी ऑब्जेक्ट पे ही कॉल होगा, यदि हम ये डिस्प्ले मेथड में कुछ रिटर्न जो कराए, यदि ऑब्जेक्ट रिटर्न हम क्लास ए का, तो हमें वाइड को हटाने की वजह से क्लास में लिखना पड़ेगा, वो हटाना होगा, तो रिटर्न टाइप क्लास टाइप को होना चाहिए, और रिटर्न हमें उसका जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कराना होगा, तब चल जाएगा इसको मेथड। बहुत ज़्यादा मतलब सनसनाहट हरहराहट थी आपकी आवाज़ में, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टरबेंस था। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी जो बात है मुझे समझ में आ गई है। बाकी और कोई समझाना चाहता है तो समझा सकता है। कोई नहीं समझाना चाहता। ओके, देखिए इसका आंसर है सिंपल सा कि सर जो ये हमारा न्यू ए लिखा हुआ है, न्यू ए मतलब क्या होता है? व्हाट इज न्यू ए? न्यू ए मतलब क्या? ये क्या है? न्यू ए क्या है? बोलिए भाई। एनोनिमस एनोनिमस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है पुराना ऑब्जेक्ट। हाँ जी, तो ये जो न्यू ए करके आपने एनोनिमस ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, इस एनोनिमस ऑब्जेक्ट के बनने से क्या हुआ? इससे क्या मतलब मिला हमें, क्या रिटर्न में मिला? ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी, हाँ जी, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी वो कौन रिटर्न करता है आखिर? वो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी रिटर्न कौन करता है? सर टू स्ट्रिंग मेथड से रिटर्न होती है। टू स्ट्रिंग मेथड से रिटर्न होती हैं, बट ये एक्चुअली रिटर्न करवाने का काम जो करता है वो है कंस्ट्रक्टर। अब इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर की कहानी समझनी पड़ेगी। ऐसा कहा जाता है कि जी कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता, ऐसा कहा जाता है ना कि कंस्ट्रक्टर हैव नो एनी रिटर्न टाइप, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर प्रोग्राम के अंदर जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर का एक रिटर्न टाइप होता है। लेट्स से अगर मेरी क्लास का नाम ए है, ए नाम का ही कंस्ट्रक्टर बन के आएगा, ए नाम का ही कंस्ट्रक्टर बन के आएगा। और हर क्लास के अंदर अगर ऐसे कंस्ट्रक्टर होगा तो कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है क्लास टाइप का। हर प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है क्लास टाइप का, समझ रहे हो ना? अगर हमारे पास क्लास का नाम ए है तो कंस्ट्रक्टर ए होगा, और ए कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है ए टाइप का, क्लास टाइप का। अगर आपको बहुत पहले याद हो तो मैंने बताया हुआ है कि मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है वो क्लास टाइप का भी करा जा सकता है। एक मेथड का रिटर्न टाइप प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव टाइप हो सकता है, वाइड भी हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या होता है जी? क्लास टाइप का होता है, क्लास टाइप का। क्लास का नाम जिस टाइप का कंस्ट्रक्टर, वही उसका रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर अगर अगर क्लास है ए तो कंस्ट्रक्टर भी है ए, समझ रहे हो? और यहाँ पे रिटर्न क्या करता है? वो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट।
और वो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे रिटर्न करता है जी? दिस के थ्रू करता है। समझ में आई बात? दिस में होता है रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, दिस में होता है रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? तो ये चीज जो है ये इम्प्लिसिटली होती है, हमें नहीं दिखती। आपने कहा हम खुद कर सकते हैं ऐसा, क्या नहीं, हम खुद नहीं कर सकते, बट हर कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है क्लास टाइप का, और वो अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, अपने क्लास की रेफरेंस आईडी रिटर्न कर दे रहा है वो। तभी जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल करने से रेफरेंस आईडी आ जाती है। तभी तो जब आप लिखते हो न्यू ए, है ना, न्यू ए लिखते हो तो ए से ऑब्जेक्ट बनता है और इस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी इस वेरिएबल में रिसीव हो जाती है और वो क्लास टाइप का हो जाता है। आप सोचो, आप अगर ए डॉट एक शो नाम का मेथड चलाओ और शो मेथड का रिटर्न टाइप हो ही नहीं, तो क्या उस शो मेथड से रिटर्न वैल्यू को किसी इंट वेरिएबल में होल्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अगर शो मेथड का रिटर्न टाइप होता ही नहीं तो शो मेथड की रिटर्न वैल्यू को पी वेरिएबल में होल्ड नहीं कर पाएंगे आप। उसी तरह से जब आपने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो आप अपनी क्लास की ऑब्जेक्ट की आईडी को आप स्मॉल ए वेरिएबल में होल्ड ही नहीं कर पाते। कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई या किसी का कोई क्वेश्चन है कि हर कंस्ट्रक्टर करंट टाइप होता है क्लास टाइप का? फिर मैं आगे बताऊं कहाँ। क्लियर है? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। और ये जो दिस होता है, दिस में जो रेफरेंस आईडी आती है वो टू स्ट्रिंग के थ्रू आती है, वो उसकी अलग कहानी है। बट ऑब्जेक्ट हर कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप अगर होता नहीं तो फिर रेफरेंस आईडी कहाँ से आती? बिल्कुल रिटर्न टाइप होता है। ओके, तो हुआ ऐसा कि भाई आपने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी आ गई, उस पर्टिकुलर रेफरेंस आईडी पे आपने शो मेथड चलाया, तो सॉरी डिस्प्ले चलाया, तो डिस्प्ले तो कॉल हो गया, लेकिन चूंकि डिस्प्ले का रिटर्न टाइप कुछ था नहीं, उसका रिटर्न टाइप वाइड था, है ना, तो ये वाइड जो है किसी मेथड को रेफर नहीं कर सकता कुछ, इसलिए एरर आया है वाइड कैन नॉट बी डी रेफर्ड रेफरेंस्ड। मतलब वाइड किसी दूसरे को रेफर नहीं कर सकता। रेफर तो हम तभी कर सकते हैं जी जब हमारे पास कोई, जैसे सिंपल सा मतलब है, मेरे किसी कंपनी में जुगाड़ ही नहीं है और मैं आपको रेफर कर सकता हूँ, मैं बोल दो जी, बोल देना सूर्या सर ने आपको भेजा है। अब जी सूर्या सर कौन है, वहां कोई पहचानता ही नहीं है, कहते भाग जाओ यहाँ से, सूर्या सर पता नहीं कौन है, वहां काम नहीं आएगा। तो अगर मेरा रेफरेंस है, रेफरेंस आईडी है, मेरा रेफरेंस है कुछ, तो तभी वहां पे कहीं ना कहीं रेफरेंसिंग पॉसिबल है। कोई जुगाड़ नहीं है तो कोई रेफरेंसिंग पॉसिबल। तो एक क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाया तो उसने आपको करंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया, उस ऑब्जेक्ट की रिटर्न वैल्यू आपने डिस्प्ले को दे दी, डिस्प्ले ने उस रेफरेंस आईडी को यूज कर लिया, और रेफरेंस आईडी को यूज करने के बाद डिस्प्ले तो चल गया लेकिन डिस्प्ले ने कुछ रिटर्न नहीं करा, इसलिए वो शो को नहीं कॉल कर सकता। आपने कहा अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? आप डिस्प्ले मेथड करंट टाइप क्लास टाइप का कर लीजिए, और आप चाहें तो नया ऑब्जेक्ट बना लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पुराना ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देता हूँ, वो भी दिस के फॉर्म में। नया बनाएंगे तो नया ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे पुराना ही ऑब्जेक्ट रिसीव करना था। और इस तरह से देखिए मैंने अपने डिस्प्ले मेथड का रिटर्न टाइप क्लास टाइप का कर दिया और वहां से रिटर्न करा दिया करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का यूज कर लिया अगले मेथड ने। दैट्स इट, खत्म कहानी। ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल हुआ, फिर मेथड कॉल हुआ, फिर मेथड कॉल हुआ, फिर मेथड कॉल हुआ। आप मेथड पे मेथड, मेथड पे मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड चला सकते हैं। एक प्रोग्राम में ऐसे बहुत सारे मेथड आप कॉल कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे मेथड को एक चेन में कॉल करना मेथड चेनिंग कहलाता है। मेथड चेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग अ मल्टीपल मेथड इन अ चेन ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल मेथड को एक चेन में कॉल करना मेथड चेनिंग कहलाता है। मेथड चेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग अ मल्टीपल मेथड इन अ चेन ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल मेथड को एक चेन में कॉल कर लेना मेथड चेनिंग कहलाता है। अगर मैं
डिस्प्ले से मेथड नाम का मेथड चलाना चाहता हूँ, सॉरी शो से, तो शो का रिटर्न टाइप भी क्लास टाइप का करना पड़ेगा, उससे भी कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा। तो जब कोई मेथड कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा तभी उसकी रिटर्न वैल्यू कहीं और फर्दर यूटिलाइज हो पाएगी। अगर उसका रिटर्न टाइप वाइड है तो कुछ नहीं हो सकता उसका। बताइए, बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? सर मेरा एक क्वेश्चन था बताइए। कि इसमें सर मतलब जैसे ठीक है ये तो मेथड है, तो सर क्या होता है कि जैसे हमने एक मेथड को ऑब्जेक्ट से सिंपल कॉल कर लिया, उसने कुछ रिटर्न कर दिया, और रिटर्न करने के बाद में जैसे ये डिस्क पे था, तो अब इसके बाद में सर ये प्रिंट मतलब किस लेवल पे होता है कि उसका जैसे उसने रिटर्न किया तो जब तक अगला चल जाएगा या उससे पहले प्रिंट होगा, मतलब कि अगला दोनों साथ में होने के बाद में प्रिंट होंगे, ये मतलब नहीं समझ में आया अब आपको प्रिंट कि ये किसका हो। कराना है? डिस्प्ले को कराना है, डिस्प्ले की आईडी प्रिंट करानी यस है। तो यस अब ये शो वाला तो कॉल नहीं कर सकते आप। अब आप ये शो वाले को हटा दो, अब आप प्रिंट करा लो इसकी रिटर्न वैल्यू को। शो हटा देना और प्रिंट करा लेना। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं बोल रहे थे। सपोज सर मैंने मतलब ये शो भी है और मेथड करके यहाँ पे तीनों चीज हमें रिटर्न कर रहे हैं, तीनों एक साथ मतलब रिटर्न कर रहे हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, रिटर्न अलग अलग वैल्यू कर रहे हैं। तो उसके बाद में अगर हम कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद में डिस्क पे पहले हमारा डिस्क पे मेथड चला यार इतना और लंबा कहानी क्यों करके बता रहे हो? एक छोटे से लाइन में मुझे रिक्वायरमेंट समझा देते तो मुझे क्लियर हो जाता। करना क्या है, मैं अभी 2 मिनट में करके दिखा देता हूँ आपको। करना क्या ये है? सर रूस इसमें सर करना कुछ नहीं था, इसमें मुझे कंफ्यूजन बहुत टाइम से है, मतलब बताओ मेथड तो चैनिंग में। कंफ्यूजन क्या है, वो तो बताऊंगा फिर मैं। तो यही यही सर यही बोल रहे हैं। तो सर मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो रिटर्न हुआ है ना, रिटर्न होने के बाद में पहले पूरा ये जो डिस्क पे शो मेथड एक साथ चलने के बाद में प्रिंटिंग अरे होती है, एक मतलब साथ साथ। क्यों चलेगा? स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है ना। पहले तो पहली लाइन चलेगी न्यू है, उससे ऑब्जेक्ट आएगी, रेफरेंस आएगी, उस रेफरेंस का यूज डिस्प्ले चलेगा। डिस्प्ले यानी कि पहले कंसिडर चलेगा, फिर डिस्प्ले चलेगा, फिर शो चलेगा, बस। और डिस्क डिस्क पे चला, वहाँ प्रिंट हो गया, फिर वो अचानक फिर वो मतलब शो फिर कैसे चला उसके बाद में, जब प्रिंटिंग के बाद में मतलब। प्रिंटिंग के बाद में ऐसे चल गया, प्रिंटिंग के बाद में ऐसा चल गया क्योंकि उसने रिटर्न कर दी ना रेफरेंस आईडी। अगर वाइड होता तो नहीं चलता भाई। जैसे मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक कमरा है, एटीएम मशीन है, वहाँ पे लॉकर लगा हुआ है। अब लॉकर पे जाने के लिए टोकन देना है, तो हमने क्या कर दिया, आपने जो ये टोकन दिया गार्ड को और आप एंट्री करा और आपने पैसे निकाल लिए, फिर टोकन जो है छोड़ के चले आए। उस टोकन का दूसरे बंदे ने यूज करा, वो टोकन उसने दिया, फिर आ गया। सिंपल सा मतलब है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। न्यू ए से ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट की आईडी डिस्प्ले के पास गई, प्रिंट होने के बाद डिस्प्ले ने उसे चला दिया। डिस्प्ले को प्रिंट होने के बाद डिस्प्ले से आईडी शो में गई, शो चल गया, बस। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूरा मैं सर इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले लिख के फिर अगेन आपसे कल पूछूंगा। बिल्कुल। आप अब अगेन अगेन 3 बार अगेन 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 वंस अगेन ट्राई अगेन, जितना मर्जी उतने बार आप करिए, बट आपका मेरा आंसर वही होगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसे ये चल रहा है। कैसे आ रहा है? आप इसको एक एक करके होल्ड करके कर लो भाई। आप न्यू ए से ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आईडी को कहीं वेरिएबल में होल्ड करते हो ना भाई। सिंपल सा मतलब है, मेथड का चलने का रूल होता है कि मेथड में अगर 10 लाइन लिखी है, 100 लाइन लिखी है, तो 100 लाइन चल जाएगी और रिटर्न स्टेटमेंट लास्ट में चलेगा। तो अगर डिस्प्ले मेथड चलेगा तो डिस्प्ले का जो आउटपुट है वो प्रिंट होने के बाद उसकी रिटर्न वैल्यू अगले पे चली जाएगी। वो रिटर्न वैल्यू का यूज कोई और कर लेगा, फिर उस पर्टिकुलर रेफरेंस से अगला मेथड चल जाएगा। यही है कहानी। ये इनके सर मेरा क्वेश्चन था कि जो रिटर्न वैल्यू जाती है वहां पे, तो किस वे पे जाती है, मतलब किस इस टाइप से वे पे। वे पे मतलब नहीं समझा मैं। वे पे मतलब क्या? नेशनल हाईवे, नेशनल NH 24, यमुना एक्सप्रेस वे, इस पे तो नहीं होके जाती है ना। वे मतलब नहीं समझ पा रहा। ऑब्जेक्ट बना जी, आईडी आई, आईडी का यूज इसने कर लिया, डॉट लगा के रेफर कर लिया। अब वे मतलब नहीं समझा मैं।
आप इसको तोड़ के एक एक करके समझो ना। आप इस दोनों को, मैंने फिलहाल इसको कॉपी कर लेता हूँ, आपके शेयर कर देता हूँ, फिर मैं आपको वे के बारे में बात कर लेता हूँ कि वे मतलब क्या। ये लीजिए, एक एक करके काम करिए, आपको समझ में आएगा। ये आपने केवल एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब बताओ, एक ऑब्जेक्ट बनाया, हो गया। अब बताओ, एक ऑब्जेक्ट बन गया, आईडी आ गई है हमारे। लाइन सर अभी सेम ही दिखाई दे रही है सर। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये थी सर, मैथ से रिलेटेड ही था, बट मैं इसको और क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से लिख कर आपसे लिख कल के बिल्कुल 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 पूछिएगा आप। तो भाई और ओके किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। सर मेरा एक डाउट है सर। हम्म, सर अगर डिस्प्ले का रिटर्न टाइप इंट होगा तो क्या होगा सर? डिस्प्ले का रिटर्न टाइप इंट होगा तो इंटीजर वैल्यू देगा वो, इंटीजर वैल्यू देगा, उस पे मेथड कॉल नहीं हो पाएगा। मेथड तो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट की किसी पॉइंटर पे ही तो हाँ चलेगा, ठीक रेफरेंस आईडी पे चलेगा यस ना, सर। इंट पे थोड़ी ना चल ओके सर, पाएगा वो। नहीं आई गॉट इट सर, आई गॉट इट। हाँ, अगर इंट होगा तो बस इंट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया मेथड चेनिंग। मेथड चेनिंग मतलब मेथड पे मेथड, फिर उस पे मेथड चलाना। मेथड चेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग मल्टीपल मेथड इन अ चेन ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल मेथड को चलाना मेथड चेनिंग होता है। और फिर एक होता है कंस्ट्रक्टर चेनिंग। और कंस्ट्रक्टर चेनिंग जो होता है वो होता है कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को एक ही ऑब्जेक्ट पे चलाना, एक चेन में। वहां पे जो है वो पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, जो दिस है, दिस के थ्रू ये होता है। ये दिस के यूजेस बताए जा रहे हैं सारा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी ये टेस्ट नाम की क्लास है और टेस्ट क्लास का ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये टेस्ट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर मैंने ये सिंगल आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बना लिया, फिर मैंने एक डबल आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बना लिया। इस तरह से मैं बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ, सिंगल आर्गुमेंट, डबल आर्गुमेंट वाला। और एक ही ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे कंस्ट्रक्टर मैं चलाना चाहता हूँ। एक ही ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे कंस्ट्रक्टर को एक चेन में कॉल कर लेना कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहलाता है। तो मैं क्या करूँगा, न्यू टेस्ट से ऑब्जेक्ट बन जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया। अब मुझे ऐसा कोई जुगाड़ आप बताइए कि दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना भी ना पड़े और कंस्ट्रक्टर चल जाए। तो जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर के सबसे टॉप वाली लाइन पे ऐसे लिख दूं दिस, फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, दूसरा लिखोगे कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। और इसमें एक आर्गुमेंट पास कर दूं और फिर यहाँ पे दिस और इसमें दो आर्गुमेंट पास कर, फिर ये देखिए एक ही ऑब्जेक्ट पे तीन कंस्ट्रक्टर चल गए। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर चेनिंग is a process of calling the multiple constructor in a chain on a single object। और जब भी आप कंस्ट्रक्टर चेनिंग करेंगे तो हमेशा जो दिस वाला स्टेटमेंट लिखा गया है वो पहला स्टेटमेंट होगा कंस्ट्रक्टर में। नहीं लिखोगे तो कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, दूसरा लिखिएगा तो एरर आ जाएगा। तो चूंकि ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सबसे टॉप वाली लाइन पे उसे दिस मिल गया कि दिस का एक अलग ही रूप है, अलग ही फॉर्म है, जिसमें हमने 23 पास कर दिया। तो इसने क्या करा, उस कंस्ट्रक्टर को खोजेगा जिसमें एक सिंगल आर्गुमेंट रिसीव हो सकता है। तो यहाँ पे रिसीव हो गया, ये चल गया, 23 आना चाहिए बट आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि इसमें सबसे पहली वाली लाइन पे दिस मिल गया। तो इससे ये क्या करेगा, उस ऐसे कंस्ट्रक्टर को, आपकी करंट क्लास के अंदर ऐसे कंस्ट्रक्टर को सर्च करेगा जिसमें दो आर्गुमेंट है, यहाँ पे जाके रिसीव होगा और यहाँ से आउटपुट पहले ये प्रिंट होगा 45 64, देन आएगा 23 एंड देन आएगा ये कंस्ट्रक्टर। तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, है ना। तो ये से चेनिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चेन बनाता है। सबसे ऊपर वाला कॉल होगा, फिर कंट्रोल नीचे जाएगा,
फिर नीचे से ऊपर आउटपुट जाएगा, एक चेन फॉर्म करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग ये हमारा 4 यूजेस हो गए। कंस्ट्रक्टर चेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग अ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ चेन ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ये 4 यूजेस हो गए इसके, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई क्वेरी